बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फ्रंट के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के ताल्लुकात नेबरिंग कंट्रीज समेत अमरीका, यूरोपियन ममालिक, चाइना और रूस के साथ किस समत में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रूस का दौरा कर रहे हैं। कल ये दौरा होगा। पाकिस्तान की जानिब से पॉलिटिकल और जितने भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं वहाँ से टॉप लीडरशिप रूस जाएगी और इत्तलात ये हैं कि वहाँ पे उनका जो है वो अच्छा इस्तकबाल भी किया जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि ये वही वक्त है जिसमें रूस और यूक्रेन का मसला खासा पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। आज भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात एक मीडिया से खिताब किया, जिसके अंदर उन्होंने दो मुख्तलिफ बागी रियासतों को तस्लीम किया जो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं। उनको तस्लीम किए जाने के बाद वेस्टर्न समेत यूक्रेनियन हलकों से खासा रिएक्शन आया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब किया गया, जिसमें इसकी शदीद कंडेमिनेशन की गई। जंग का खतरा दोनों जानिब मौजूद है। इतलात के मुताबिक 2.25 लाख के करीब रूसी फौजी सरहद पर मौजूद है, जबकि तकरीबन 1.5 लाख के करीब यूक्रेन के फौजी भी बॉर्डर पर मौजूद हैं। जंग होगी या नहीं, लेकिन इस वक्त पे ताल्लुकात, वफादारियां और फासले दोनों जो है उनको डेफिनेटली गेज किया जाएगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बहुत बहस छिड़ी हुई है और सोशल मीडिया पे तो खैर उसका खासा जिक्र है, और वो ये है कि ये वो वक्त है जिस टाइम शायद पाकिस्तान को रूस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रूस के पास जाना या वहाँ पे मुलाकात करना, वो भी इस वक्त पे यकीनी तौर पे पाकिस्तान की अमरीका से दूरी का वाज़ेह पैगाम या वेस्टर्न जितने भी ममालिक हैं उनसे दूरी का वाज़ेह पैगाम देगा। और कुछ लोगों का ख्याल है कि बिल्कुल जाना चाहिए और अपनी पॉलिसी को ही कैरी करना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए अभी तो मुमकिन हो पाएगा, फ्यूचर में इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे इसको भी मौजूद बहस लेके आएंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आदिल नजम साहब, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी एनालिस्ट हैं। और मियां सनाउल्लाह साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आदिल नजम साहब, सर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर मैं चाहता हूँ कि आप एनालाइज़ करें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के आला क़यादत के वफ़द का रूस का इस मौके पे दौरा आप कैसा देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान का कोई भी वजीर आज़म अगर कभी भी रूस जाए तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होता है और स्ट्रेटेजिक होता है। रूस अभी भी एक अहम ताकत है, वैसी शायद नहीं जैसे सोवियत यूनियन थी, लेकिन एक आलमी ताकत है और जो अनकरीब में तो और ज़्यादा अहम हो गई है। तो उस लिहाज से तो इसकी अहमियत हमेशा है। उसकी एक ऐसी ताकत है जिसका हमारे खित्ते पे, हमारे हमसायों पे बहुत बड़ा असर है, हम पे भी बहुत बड़ा असर है। तो इन तमाम हवालों से कोई भी दौरा जो पाकिस्तान का वजीर आज़म करे किसी भी वक्त रूस का, वो अहम होता है। लेकिन आज के वक्त, इस वक्त पे ये दौरा जो है, इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि अब जो एक वरना जो खबर सिर्फ पाकिस्तान में या थोड़ी सी रूस में होनी थी, अब उसको एक तरह से एक आलमी अहमियत मिल गई। एक तरह से जब ये यूक्रेन में हो रहा है तो उसमें जो वाहिद मुल्क वहाँ दौरा कर रहा है इस वक्त, वो पाकिस्तान है। तो दुनिया भी देखेगी और एक तरह से लाइमलाइट जो है, जो पाकिस्तान इन द स्पॉटलाइट आ गया और इमरान खान स्पॉटलाइट आ गए कि वो वहाँ क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, किसको कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। सबसे अहम बात है कि क्या नहीं कहेंगे। तो इन तमाम चीज़ों की उसमें अहमियत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये दौरा इस वक्त के लिए हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये जो यूक्रेन में सूरत हाल थी उसके जवाब में पाकिस्तान रूस जा रहा है। ये दुनिया समझती है, बाकी ममालिक भी समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक दौरा जो है, ये इस किस्म के दौरे बड़े तवील मुद्दत पे प्लान होते हैं, बहुत पहले से प्लान हुआ हुआ था। अब ये एक हैपनस्टांस है कि ये ऐसे वक्त पे आ रहा है जब यूक्रेन का क्राइसिस भी उभर के आ गया। दैट इज अ चैलेंज फॉर इमरान खान, लेकिन दैट कैन ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। मैं आना चाहूँगा मियां सनाउल्लाह साहब की तरफ। सर आप बड़े अहम मनसब पर भी रह चुके हैं और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स को यही दौर पे हमसे बेहतर जानते हैं। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी प्रोविज़न, ऐसी ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद थी कि पाकिस्तान इसको अवॉइड कर जाता, या प्राइम मिनिस्टर ख़ुद ना जाते, कोई आला सतही वफ़द चला जाता, फॉरेन मिनिस्टर चले जाते, या दिस इज़ द राइट अप्रोच व्हाट एवर द गवर्नमेंट इज़ डूइंग? बेसिकली आदिल साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल मुनासिब है और इसी तरह होता है कि जब समिट लेवल पे या प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट के लेवल पे विजिट्स होती हैं, उसकी प्रेपरेशन बहुत पहले से होती है। अब हालात ऐसे हो गए हैं जिसमें लगता है कि इनएप्रोप्रिएट है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहता है ज़रूर जाना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं जाना चाहिए।
ہمیں اس ہاتھیوں کی ڈنگ میں کیوں ہونا بیچ میں آنا چاہیے. میں ہاتھی رشیا کو کہتا ہوں اور امریکہ اور امریکن الائز کو کہتا ہوں. یوکرین تو ایک چھوٹا ملک ہے, کوئی اتنی وہ نہیں ہے, وہ چھوٹا اس سینس میں ملیٹریلی وہ ہاتھی کی کنسیپٹ میں نہیں آتا. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں ہے. پاکستان اگر پرائم منسٹر کو کینسل کر دیتے یا پوسٹ پون کر دیتے یا اس کو ریپلیس کرتے لوور لیول کے ڈیلیگیشن سے فارن منسٹر یا اور لیول پہ, تو اس سے بہت ایک سگنل جو ہوتا ہے وہ پور جاتا ٹو رشیا, جس کے ساتھ ہم کافی عرصے سے, یہ 1-2 سال کی بات نہیں ہے, ہم کوشش کر رہے تھے پوٹن یہاں وزٹ کرے اور وہ مٹیریلائز نہیں ہو رہی تھی. اب ایک طرح کی یہ وارمنگ سگنل ہے, وارمنگ چیز ہے. اس سے کچھ لوگ بہت ایکسپیکٹیشن لگا بیٹھے ہیں, کچھ لوگ بہت زیادہ اس کو ریڈ کر رہے ہیں کہ اس وزٹ میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا. لیکن یہ ضروری اس سینس میں تھی کہ پاکستان کے پاس ایک آپشن ہے کہ دوستی کا, اور اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے پاکستان, کیونکہ رشیا کے اثر انفلوئنس ریجنل بہت ہے جو ہمارے ارد گرد ہے. جبکہ سیٹل نہیں, افغانستان سیٹل نہیں ہوا, افغانستان کے بارڈر پہ دوسری اسٹیٹس بیٹھی ہوئی ہیں. پھر یہ جس طرح بات عادل انجم صاحب نے کہی کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کیا نہیں کہا جائے گا, کیونکہ ہم یوکرین کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کو تو ہم نہیں کر سکتے, سپورٹ نہیں کر سکتے. ہم یوکرین کی ٹیریٹوری کو اور سوورینٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ اس لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ فارن افیئرز اور پرائم منسٹر صاحب فلی اویئر ہیں اور اچھی خاصی تیاری کے ساتھ گئے ہوں گے. ان کو بھی اس ڈیفیکلٹ چیلنجنگ ٹائم پیریڈ کا جو ٹائم لائن ہے اس کا اندازہ ہے کہ یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے. جس پہلے کہا گیا, یہ اگرچہ رسک اس میں زیادہ ہے, اپرچونٹی کم ہے, لیکن امید کرتے ہیں کہ دورہ کامیاب ہوگا اس سینس میں کہ پاکستان کے مفادات کو, پاکستان جو ہے نا افغانستان میں چاہتا ہے اس پہ سپورٹ, اور رشیا کے تھرو ہمیں دوسری کنٹری سے بھی سپورٹ ملے گی. ٹھیک ہے بگیڑی صاحب, سر آپ نے سنا جو فرمایا ابھی میاں صاحب نے اور عادل صاحب نے. میں جاننا آپ سے سر یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان نے یہ طے کر لیا کل جو ہے وہ فلائی کر جائیں گے, اور بہت سارے تو جو ہے لوگ آلریڈی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں, بہت سارے جرنلسٹ بھی پہنچ چکے ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشنس جو دنیا بھر کے بڑے تگڑے ہیں ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ لارجلی جو ہے یہ ویسٹ کے کنٹرول میں ہیں یا ان کے انفلوئنس میں رہتے ہیں. آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو, ہمیں جب پیسہ درکار ہے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں, اور اس مرتبہ بھی ہمیں بڑی مشکل سے ملا ہے. ہم کبھی چائنا کے ساتھ بہت قربت دکھانے لگ جاتے ہیں, اور کبھی ہم روس کی جانب جب وہ اسی کے اوپر حملہ کر رہا ہے جس سے ہمیں پیسے چاہیے یا انڈائریکٹلی اس پہ حملہ آور ہو سکتا ہے. آپ کے خیال سے کہ پاکستان کے لیے چیلنجنگ نہیں ہوگا یہ؟ پہلے جو بات میاں صاحب نے کی اور نجیب صاحب نے کی, وہ کرکس ہے اس چیز کا جو پاکستان کو چاہیے ہے یا جو ہونا چاہیے. ہم آپ سے یاد رکھیے کہ کیا جب آپ روس کے نزدیک نہیں تھے تو آئی ایم ایف نے یا ورلڈ بینک نے آپ کو بغیر کسی پری کنڈیشن کی امداد دے دی؟ انہوں نے اس وقت بھی وہی کنڈیشن رکھی جو آج انہوں نے رکھی ہے, چاہے آپ روس سے خرید تھے یا نہیں تھے. اب بات یہ کہ ہم آج تک اگر پاکستان کی تاریخ 1947 کے بعد سے دیکھیں تو آج تک ہم ایک کویسچن لے کے چل رہے ہیں, ایک ڈیبیٹ لے کے چل رہے ہیں, اور وہ یہ ڈیبیٹ تھی کہ پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے روس کا دورہ نہیں کیا اور امریکہ کا دورہ کیوں کیا. روس کی طرف سے بھی آفر آئی تھی, اور کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ ڈیٹس جو ہے وہ پاکستان کے پہلے جو 14 اگست سے میچ کر رہی تھی اس لیے وہ نہیں گئے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ بھٹو کے زمانے میں, بھٹو صاحب کے زمانے میں اسٹیل مل لگی, اور وہ کتنی پروڈکٹیو اسٹیل مل تھی, کتنا اس نے کام کیا. یہ اور بات ہے, ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. ہمارے سیاسی لوگوں نے جل جاوید جو وہاں سے نکلے تھے تو 11 بلین کے پروفٹ میں تھی وہ اسٹیل میں, وہ انہوں نے لگائی. اور اس کے بعد ابھی ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان اور روس کی ملٹری ایکسرسائزز ہوئی,
काउंटर टेररिज्म के हिसाब से बड़ी एक्सरसाइजेज हुई, हमने हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए उनको बिड दी, और वो है ऐसे सिनेरियो में भी एक्सरसाइज हुई जब इंडिया ने मना किया कि जी आप ये एक्सरसाइज न करें, तो पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अब एक टिपिकल सिचुएशन पैदा हो गई है, एक जैसे कहा गया कि यूक्रेन की सिचुएशन जो डेवलप हुई है वो इसलिए नहीं डेवलप हुई कि इमरान खान जा रहे थे। इससे पहले चाइना में सरमाई ओलंपिक्स हुई, उधर भी इमरान खान ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो प्रायोरिटी थी वो भी इंडिकेट की, और अभी आज भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है टेलीविजन चैनल को, और उससे पहले उन्होंने फरीद ज़िक्रिया को भी इंटरव्यू दिया जहाँ उन्होंने कहा कि हम एक ही स्टेट की तरफ देखते रहे और उसने हमको इस्तेमाल किया। तो बात ये है कि दुनिया पूरी में देखिए कि क्या सारे मुल्क एक ही तरफ फिक्स होकर रह जाते हैं, और अगर अमेरिका को पसंद नहीं था कि आप सी पैक बनाएं, लेकिन आप चाइना के साथ मिलकर सी पैक भी चल रहा था, चाइना वन बेल्ट वन रोड भी बना रहा था, लेकिन अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात आपके चल रहे थे, दो उनकी रिजर्वेशंस थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो ताल्लुकात हैं ये किसी की कॉस्ट पे नहीं जा रहे। आपका नेबर है, आपके नजदीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से ऊपर जाता है, और वहां जाके अगर फ्यूचर जो अपने आप को एक बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी के तौर पे पेश कर रहे हैं और जिस तरह वो स्टांस ले रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, या जैसे आज उन्होंने दोनों रियासतों को एक्सेप्ट किया जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, और जैसे डॉनबास में और वो जो वहां पे जो दो इंडिपेंडेंट स्टेट है जहाँ पे अभी एक सेपरेटिस्ट की कहते हैं और यूक्रेन फोर्सेस के साथ भी, तो वो चीजें जो सामने आ रही हैं बावजूद इसके कि दुनिया वेस्ट और अमेरिका एक जगह खड़ा है, अब उसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं, एनर्जी भी है, उसके अंदर बाम रिलेशनशिप भी है, अमेरिका का रियासतों पे इंफ्लुएंस भी है, रशिया के जर्मनी के साथ ताल्लुकात भी है, वो उनकी अपनी चीजें। हमने अपने एंगल से जो देखना है उसके लिए इमरान खान साहब नेचुरली कुछ प्रायोरिटीज लेके जाएंगे, और रूस भी इस दौरे को बड़ी अहमियत दे रहा है, और अमेरिका अगर वो कह रहा है कि जी आप ना जाएं, या उन्होंने ऐसी कोई बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने अंडरलाइन बहुत सारी चीजें कही है, और ये भी ठीक है कि इस इजाजत से कोई ये नहीं होगा कि बहुत सारी कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में आ जाएंगे या आपकी इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा हो, लेकिन एक आगाज होगा, और वो आगाज होगा जो एक बहामी रिलेशनशिप का आगाज है, और जो रशिया के साथ देखिए ना, चाइना के एक थिंकर है, परसों उनका एक आर्टिकल छपा था, उन्होंने कहा जी ये जो यूक्रेन का जो क्राइसिस है ना, इसने दो तीन चीजें चाइना के लिए वाजिया की है। एक तो इसने चाइना और रूस को दे हैव ड्रॉन क्लोजर टू ईच अदर। दूसरी बात ये है कि चाइना को विज़ ताइवान के अंदर जो कुछ है उसके ऊपर उन्हें ये रिएक्शन पता चल गया कि ताइवान के अंदर वेस्ट का रिएक्शन जो है वो क्या होने जा रहा है। और दूसरी ये है कि पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी या एक इस क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है, और दोनों मुल्क चाइना और रूस अगर करीब आएंगे तो हम तो ऑलरेडी चाइना के बड़े करीब हैं। ठीक, हम चाइना को ऑलरेडी करीब हैं, बिल्कुल ठीक है। चाइना के ऊपर मैं चाहता हूं कि हम एक अलग डिबेट करें, एनवायरनमेंट की वजह से चाइना पे डिबेट सर हम अभी करते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। आदिल साहब, सर डेमोक्रेसी समिट होता है और पाकिस्तान उसके अंदर नहीं जाता, वजह वो जो भी कहता है, लेकिन एक मैसेज आता है कि जी चाइना जो है उसके अंदर नहीं है इसलिए हम भी नहीं जा रहे। अगर बीजिंग के अंदर होस्ट की जाती है विंटर ओलंपिक्स, अमेरिका समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलियन और कुछ इत्तेहादी ममालिक उसे बायकॉट करते हैं और पाकिस्तान को मदऊ किया जाता है, पाकिस्तान जो है वो टॉप लीडरशिप वहाँ पे चली जाती है। अब इस मौके पे रूस जो है वो पहुँच जाया जाता है। मैं जानना आपसे सर ये चाहता हूँ कि अमेरिकन जो हुकूमत है उनके जहन में पाकिस्तान को लेके कोई अभी कन्फ्यूजन है या बिल्कुल क्लैरिटी है, और अगर क्लैरिटी है तो क्या ये जो दूरी है इस वक्त जो फासले बढ़ चुके हैं, आप इसको मजीद वाइड होता देख रहे हैं या देयर इज ऑलवेज ए विंडो ओपन? यार विंडो तो हमेशा ओपन होती है, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो सच्ची बात ये है कि अमेरिकन जो आप कह रहे हैं कि उनके जहन में पाकिस्तान कंफ्यूजन है या नहीं है, अमेरिकनों के जहन में पाकिस्तान है ही नहीं। मतलब पहले 20 इशू पहले पाकिस्तान नहीं आता, और ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब भी आया है तो कोई मसला ही हुआ है, राइट। वो पाकिस्तान से निकल रहे हैं, उनका अपने अंदरून बड़े मिसाइल हैं। अब ये यूक्रेन वाली चीज उन पे आ गई। डोंट थिंक पाकिस्तान फिगर्स दैट वे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि पाकिस्तान अहम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में रीअलाइनमेंट हो रही है। पहली बड़ी खबर ये है कि कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है। ये रूस है, सोवियत यूनियन नहीं है। अमेरिका जो है वो अमेरिका है, लेकिन अब सोल सुपर पावर नहीं है।
اب ایک چین بھی ہے, اب ایک EU بھی ہے. سو اس وقت جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ ایک ری الائنمنٹ ہو رہی ہے, اور ری الائنمنٹ میں میرے خیال میں ہمیں بالکل وہی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کس کی سائڈ پہ ہیں. لیکن یہ تو مظاہروں والی سوچ ہوتی ہے نا, کہ سوچ لو کہ کون سا چودھری جیتے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. نہ پاکستان کے اس ڈیموکریسی سمٹ میں نہ جانے سے کوئی اتنا بڑا قیامت آ گئی, نہ پاکستان کے وزیر اعظم اگر اولمپک پہ چلے گئے تو اس سے کوئی قیامت آ گئی, اور سچی بات ہے اس سے بھی نہیں آئے گی. سو اس وقت جو ہے وقت یہ ہے کہ آپ اپنے آپشنز اوپن رکھیں. پاکستان کا روس جانا, جیسے دوسرے بھی میرے ساتھیوں نے کہا, وہ امریکہ کے لیے سگنل ہرگز نہیں ہے, اور میرے خیال میں امریکہ اسے سگنل دیکھے گا بھی نہیں. سگنل تب دیکھے گا اگر پاکستان وزیر اعظم وہاں جا کے کوئی ایسی بات کر دے جوش میں یا سوچے سمجھے بغیر کوئی ایسی بات کر دیں کہ جو یا یوکرین کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ایک سائیڈ لے لے, یا امریکہ کے خلاف کوئی سائیڈ لے لے, یا روس کے بہت حق میں سائیڈ لے لے اس مسئلے پہ. میرے خیال میں جیسے کہ سفیر صاحب نے بھی کہا, وزیر اعظم کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے, اور جو بھی ان کو صلاح مل رہی ہے وزارت خارجہ سے اس کو بڑے سوچ سمجھ کے یہ لفظ جو بھی بات کریں لفظ تول کے کرنے والی ہے. ان اے وے دیکھنا یہ ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, کہ وہ کیا نہیں کہتے, اور فوکس یہ ہونا چاہیے, اور آئی ہوپ ہوگا کہ پاکستان کیا چاہتا ہے. وزیر اعظم وہاں یوکرین کا مسئلہ حل کرنے نہیں جا رہے. اگر وہ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے بھی تو اس پہ یوکرین کی صورتحال تبدیل نہیں ہو جائے گی. پاکستان یہ کہتا ہے کہ جناب ہم جیو اکنامکس کو بڑی سیریسلی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دنیا دیکھے گی کہ اگر آپ لیتے ہیں تو کیا آپ کا فوکس اسی پہ رہے گا, یا ہم آج سے 40 سال پہلے والی جو سیاست ہے کہ جی امریکہ کیا سوچ لے گا اگر ہم نے ان سے بات کر لی. میرے خیال میں دس از این اپرچونٹی, بیکاز جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آج کل کا جو ہمارا پاکستان کا موقف ہے کہ جناب ہم سائیڈ نہیں لیں گے بڑی طاقتوں میں, ہمارا فوکس جو ہے ہمارے اپنے لوگ اور ان کی خوشحالی ہے. اگر ہم اس کو ڈیمونسٹریٹ کر سکیں تو دیٹ ول بی اے پازیٹیو. ان اے وے آئی تھنک یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے. غلطی ایک وہ کرکٹ میں ایک اصطلاح ہوتی ہے ویل لیفٹ. سو کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو روس سے میرے خیال میں یقیناً کوئی ایسی بھی گگلی آئے گی کہ شاید کہیں کوئی ایسی بات نکل جائے پاکستان سے کہ جناب ہم جو ہیں ایک سائیڈ لے رہے ہیں, ہمارا یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہاری سائیڈ لے لی. میرے خیال میں اس وقت دنیا جانتی ہے کہ ایسا نہیں ہے, لیکن ناؤ وی ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ ان دس یہ جو دورہ ہے اس میں. ٹھیک ہے میاں صاحب, سر یہ بتائیے کہ جو چائنا ہے اس کے ساتھ ہماری قربتیں اور اس کے ساتھ تعلقات خاصے پرانے ہیں, اینڈ دا ورلڈ نوز اباؤٹ اٹ, لیکن ایک اسکول آف تھاٹ بڑا اسٹرانگ ہے اور وہ کچھ عرصے سے ڈیبیٹ خاصی زور پکڑ رہی ہے, اور خصوصاً جب یہ دورہ کیا پرائم منسٹر نے وہاں کا, وہ ڈیبیٹ یہ ہے یا وہ نیریٹو یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ پٹ آل دی ایگز ان ون بکٹ. پاکستان نے لارجلی یا بہت زیادہ انحصار کیا ہوا ہے چائنا پہ, اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اس نے اسٹیک پہ بھی لگائی ہوئی ہیں. Do you think this is the right diplomatic approach? اس کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا ذکر کروں گا جو پہلے بات ہو رہی جی پلیز. ہمیں تھوڑا سا واچ فل ہونا پڑے گا کہ جی ہم اپنے بیلنسنگ ایکٹ جو ہے کرنے کی کوشش میں ہیں تو ہم اپنے آپشن کو بڑھائیں, ایکسپینڈ کریں, اور رشیا کے ساتھ بھی ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایئرس کی بات ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہائی لیول پہ گفتگو جاری رہے. اگرچہ یہ ون سائیڈڈ رہی ہے, کوسیجن میرا خیال ہے لاسٹ پرائم منسٹر تھے جو یہاں آئے تھے سوویت یونین کے, اس کے بعد فارن منسٹر لیول پہ تو وزٹ ہوتی رہی ہیں, لیکن پریزیڈنٹ لیول پہ یا اس لیول پہ ڈس انٹیگریشن کے بعد سوویت یونین کے یہاں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی. ہمارے لوگ ہی جاتے رہے اور کافی سالوں سے وہ سلسلہ بھی بند تھا. تو اس لحاظ سے جیسے پہلے بتایا گیا واچ فل ہیں, ہماری سائڈ واچ فل ہوگی. امید کرتے ہیں کہ یہ لفظوں پہ بھی اور اپنی جو گوگلی جو پھینکی جا سکتی ہے یا اس کے اندر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی صورت میں, مجھے نہیں پتا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی یا نہیں, اس کے اندر انٹومڈ کی جا سکتی ہے, بری کی جا سکتی ہے. ان چیزوں کو بہت کیئرفلی ہمارے فارن افیئرس کے اور پرائم منسٹر صاحب نا میرے خیال میں کمپیٹنٹ انف ہیں, اب ان کی وزٹس خاصی ہو چکی ہیں, وہ اس چیز کو اوائڈ کریں گے. اب آتے ہیں آپ نے جو کوشچن سے کیا چائنا کے بارے میں. پروگرام میں بھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں پھر وہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हम प्रोग्राम में करें पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक से। मेरे साथ मौजूद हैं आदिल नजम साहब, ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब मौजूद हैं और मियां सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ रूस की हम बात करें और फिर चीन की बात करें। इन दोनों चीज़ों से और अमेरिका से भी जो जुड़ा एक मुल्क है जो बड़ी अहमियत का हामिल है वो यकीनी तौर पे अफ़गानिस्तान है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको डिटेल में एनालाइज करें और हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा समझाएं कि अफ़गानिस्तान वाले मामले पे जितना वोकल पाकिस्तान था और है, पाकिस्तान को क्या वो रिस्पांस मिल पाया है? हमने रिसेंटली भी OIC के ऊपर बहुत बड़ा एक सेशन इमरजेंसी कंडक्ट किया, लेकिन हमें वो ज़रूरियात के मुताबिक फंड शायद नहीं मिल पाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस सब मामले में चाइना भी कुछ एक आधा कदम पीछे हमें दिखाई दे रहा है। 9 से 10 अरब डॉलर हर साल चाहिए है वहाँ की आवाम को, वहाँ की जितने मामलात हैं उनको चलाने के लिए। पाकिस्तान की कोई नहीं सुन रहा, अफ़गानिस्तान की कोई नहीं सुन रहा, दोनों की कोई नहीं सुन रहा या सुनी जा रही है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या एनालाइज करेंगे सर आप? बिगड़े साहब। बिगड़े गजनफर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ब्रिगेडियर साहब से कुछ राब्ता जो है वो ख़राब हो गया है। आदिल नजम साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा। आदिल साहब, आप ये सवाल सुन पाए जो मैंने भी किया था ब्रिगेडियर साहब से? जी हाँ सर, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? जी देखिए, आपका जो अफगानिस्तान वाला सवाल है वो बड़ा अहम है कि अगर ये हम इस वक्त यूक्रेन की बात ना कर रहे होते, अगर दुनिया जो है वो रूस और अमेरिका की ये जो महाजराई सी नजर आ रही है इसमें मुब्तला ना होती, तो आज की खबर क्या होती? आज आप क्या बात कर रहे हो? आज आप बात ये कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान जो है वो रूस, पाकिस्तान के वजीर आजम रूस जा रहे हैं, जहां बड़ी बात जो है वो अफगानिस्तान के बारे में होगी। सो इन सम वेज अगर कोई खारजा पॉलिसी का एज अपोज टू इक्तिसादी पॉलिसी का कोई बड़ा मौजू है इन दो ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान और रूस की, तो वो जो है वो अफगानिस्तान है। इन अ वे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दुनिया जो है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि एक तरह से दुनिया जो है उसने अफगानिस्तान को इग्नोर कर दिया कि इतनी बड़ी जंग, इतनी बड़ी तबाही के बाद जब अमेरिका वहां से वापस जाता है, तो आज अगर आप अमेरिका के अखबार देखें, आज टीवी देखें, तो आपको अफगानिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं आता है। ऐसे लगता है कि जैसे ये कभी हुआ ही नहीं। और ये एक ऐसे वक्त पे हो रहा है कि जब अफगानिस्तान के अंदर जो है जो सूरत हाल है, जो इंसानी तरक्की की सूरत हाल है, जो लोगों की जिंदगी की सूरत हाल है, वो इंतहाई तशवीशनाक है। उस पहलू से इन अ वे इस दौरे में जो बात होनी चाहिए थी या होनी थी और शायद हो भी, वो ये है कि क्या कोई और ऐसी ग्लोबल कोalition है जिसमें शायद रूस का भी कोई हिस्सा हो, क्योंकि वो एक तरह से हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान का, कि जो अफगानिस्तान की सूरत हाल को बेहतर बना सके। इस वक्त जो है पाकिस्तान, आप सही कह रहे हैं, तन्हा है, लेकिन पाकिस्तान को ये भी ख्याल करना है कि अगर पाकिस्तान, दुनिया ने ये समझा कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान का स्पोक्स पर्सन है एज अपोज टू अफगानिस्तान का हमसाया, तो उसका ना अफगानिस्तान को फायदा होगा और ना पाकिस्तान को फायदा होगा। इन अ वे पाकिस्तान के लिए, वजीर आजम साहब के लिए बैलेंसिंग एक्ट ये है कि हम जब अफगानिस्तान की बात करें तो एज अफगानिस्तान के हमसाए करें, रादर देन एज तालिबान के स्पॉन्सर जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है। एंड दैट इज द बैलेंसिंग एक्ट। तो एक और ये वो पहलू है जो आपने उठाया है, जो इस दौरे को, ये जो रूस का दौरा है, उसको अहम बना। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैं ब्रेक पे जाने से पहले और आपसे जब राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ, आदिल साहब से मैं गुफ्तगू कर रहा था कि पाकिस्तान ने जिस हद तक कोशिश की अफ़गानिस्तान वाले मामले पे दीगर ममालिक को, अरब रियासतों समेत, चाइना को समेत, अमेरिका को, वेस्टर्न पावर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कि वो कुछ फ़ंड्स दें, कुछ पैसे दें ताकि यहाँ के मामला चल सके, लेकिन वो रिस्पॉन्स या वो पॉजिटिव रिप्लाई किसी की जानिब से आ नहीं सका। इसकी क्या वजह आपको लगती है सर? वजह तो, सबसे पहली वजह तो ये भी अमेरिका ने जो अनाउंसमेंट की है, उन्होंने कहा जी जो अमेरिका के अफगानिस्तान के अपने पैसे हैं जो अमेरिकन बैंकों में जमा है, उसका आधा पैसा वो दे देंगे 9/11 के फैक्ट्रीज को। अब इससे आप एटीट्यूड का, अमेरिकन एटीट्यूड का, वेस्टर्न एटीट्यूड का अंदाजा लगाएं। अफगानिस्तान पे पिछले 20 साल से जब अमेरिका ने उसकी ईंट से ईंट बजाई, उस वक्त से लेकर अब तक फॉरेन फंडिंग पे, यानी अमेरिकन एड या सिगार का जो वहाँ अदारा बनाया हुआ था और जो पैसे वहाँ पे आते थे, जो आपको अफगानिस्तान आर्मी को जो ट्रेन कर रहे थे, जो टैटर हो गई जैसे अफगानिस्तान से,
देखे गए, और जिस तरह अमेरिका वहां से गया और तालिबान आए और दुनिया ने उसके ऊपर जो शोर मचाया, या दुनिया जिस तरह रही, या अफगान यूरोपियंस की और अमेरिकन की जो बैड जो अपना सीरियस उनका एटीट्यूड आया कि आप हमें बताए बगैर छोड़ के चले गए। तो पहली बात ये कि जब अमेरिका जो है वो डिक्टेट कर रहा है, या अमेरिका एक सुपर पावर है, लोग उसको चूंकि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको फॉलो करते हुए कोई और नहीं करना चाहता है। अब पाकिस्तान चूंकि हमसाया है, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस चला है उसमें पाकिस्तान ने बहुत मदद की है, या पाकिस्तान ने उसमें बहुत सारा इनिशिएटिव लिया, आपने को रिहा किया, उरमची में मुज़ाकरात हुए, मरी में पहले मुज़ाकरात हुए, उन दोनों मुज़ाकरात इनिशियली आपको पता है अमेरिका ने सैबोटाज किया कि उसको तो उनकी कुछ थिंकिंग और आखिरी वक्त तक पेंटागन में और कांग्रेस में एक डिफरेंस था, एक जाना चाहता था, एक नहीं जाना चाहता था। उसको ट्रंप ने किया, जिस तरह हेसन किया गया। अब इसमें ठीक है, आप मेरे साथ रहेगा, कुछ इंटरनेट का आपका गलबन इशू आ रहा है। मियां साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा सर। जो मामला चल रहे पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ या चाइना के साथ, वो एक तरफ है, लेकिन इस सब असना में हमने रिसेंट कुछ अरसे में या रिसेंट पास में डेवलपमेंट्स देखी पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस के स्ट्रेंथन होने के हवाले से। हमने रिसेंटली देखा कि जो ट्रेन है सर्विस उसका आगाज़ किया गया, जो तुर्की जाएगी और वो होते हुए ईरान से जाएगी, और तीनों ममालिक जो है सर्विस से फैसिलिटेट होंगे। फिर हमने ये देखा कि 2021 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने जिस मुल्क के सबसे ज़्यादा दौरा किए वो भी ईरान है। फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की उनके प्रेसिडेंट से मुलाकातें और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की या टॉप लीडरशिप की उनसे मुलाकातें खासी ज़्यादा रही हैं। क्या ईरान के साथ स्ट्रेंथन होते, स्ट्रॉन्ग होते रिलेशंस जो है, ये क्या रीवैम्प है रिलेशंस का? अगर है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसे देखते हैं सर आप इसको? ये क्वेश्चन आपने किससे? जी मियां साहब, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, सनाउल्ला साहब। अच्छा, पहले आपकी आवाज़ नहीं आई थी। बेसिकली ये ईरान की अहमियत का एहसास हमेशा से पाकिस्तान को रहा है, और ये जिस दौरों की आपने बातचीत की कही, जिक्र किया, याद दहानी करवाई है, ये एक अच्छे दुरुस्त फैसले हैं और ये इन इक़दामात को सराहा जाना चाहिए। लेकिन इसको ये नहीं समझना चाहिए ये किसी की कास्ट पे हो रहे हैं, या ये कोई हम ना मिडिल ईस्ट का जो कन्फ्लिक्ट बना है, अंडरलाइंग कन्फ्लिक्ट है, उसका कोई हिस्सा बन रहे हैं, या उससे डिसअपॉइंटमेंट हमने अपने ऑफर किए थे गुड ऑफिस, उससे डिसअपॉइंट होके हमने सारे कुछ एग्स इस बास्केट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी रीजनल पॉलिसी है। बात रीजनल पॉलिसी को रीजनल लेवल तक ही देखना चाहिए, और उसके बाद उसके जो रीअलाइनमेंट होती है एक्स्ट्रा रीजनल या ग्लोबल सिचुएशन के साथ, उसमें कुछ वेरिएशन आ जाते हैं। अब पाकिस्तान के पास हमेशा से ये ऑप्शन रही, राब्ता कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है हमारा मियां साहब से भी। आदिल साहब, सर कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है आपको? जी। अच्छा, मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूँ कि जो इस पाकिस्तान के ईरान के हवाले से अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो, आपकी क्या सर टेक है इसके ऊपर? आर वी हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन विद रिलेशंस टू ईरान? देखिए, मेरे ख्याल में जो मास्टर साहब बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये हम अगर किसी भी मुल्क से हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर हो रहे हैं तो वो राइट डायरेक्शन ही है। एक जमाना था जब डायरेक्शन ये होता था कि आप फैसले करते थे कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। ये वो जमाना नहीं है, ये दोस्त बनाने का जमाना। सो इन अ वे जो मैं पहले बात कर रहा था कि हम एक ऐसे दौर में हैं इस वक्त जब दुनिया रीअलाइन हो रही, और गलती ये होगी कि अगर हम अपने आप को उस कोल्ड वॉर माइंडसेट में देखें कि जनाब एक हमारा दोस्त होगा और उसकी दोस्ती निभाने के लिए हमें दूसरों से दुश्मनियां लेनी होंगी, कि अगर हमने IMF से पैसे लेने हैं तो रूस के पास मत जाओ, अगर हमने सऊदी अरेबिया से गंदम के लिए या तेल लेना है तो फिर ईरान के पास मत जाओ। ये एक माइंडसेट था ना कि आप एक को दूसरे से प्ले करते थे। ये वो वक्त नहीं है।
یہ دنیا بھر میں اس وقت عقل مندانہ خارجہ پالیسی یہ ہے کہ آپ کے جتنے دوست بنتے ہیں بناؤ، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ دنیا کس کروٹ بیٹھے گی۔ ایران کی جہاں ایران کا تعلق ہے، ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے۔ میں پھر اس بات پہ آؤں گا جو میں نے افغانستان کے بارے میں بات کی، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ بھارت ہو، ان سے جب پاکستان کے تعلقات ہوتے ہیں تو اس میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے ہمسائے ہیں نا، وہاں سے پتھر آئے گا تو آپ پہ گرے گا، آپ کا پتھر جائے گا تو ان پہ گرے گا۔ سو یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ کہیں مختلف ہوتا ہے جو آپ کا ریلیشن شپ ہو جرمنی کے ساتھ جو دو کانٹیننٹ بالکل نیبرنگ یا کنٹریز امریکہ کے جو ریلیشن شپ ہے میرے وہ خیال میں یقیناً مختلف مثبت نوعیت کے ہوتے ہیں اور as far as اگین بات یہ ہے ان ممالک ایران سے جو تعلقات which are at distant۔ بہت شکریہ جی، ہمارے پاس وقت کی کچھ کمی کا سامنا ہے۔ عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سید غضنفر علی صاحب جوائن کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میاں ثناء اللہ صاحب میں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام کے وقت ختم ہو جاتے ہیں، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔